बैठक रही थी, कितने प्रकरण आए थे, किस तरह के प्रकरण थे, कितने नस्तीबद्ध किए गए? देखिए, आज हमारे यहाँ पर जिले में लगातार 9वीं सुनवाई थी और राज्य महिला आयोग की 291 नंबर की जनसुनवाई थी। आज यहाँ 24 प्रकरण लिए गए थे और जो डिटेल है नस्तीबद्ध का वो आपको हमारी प्रेस रिपोर्टिंग के साथ मिल जाएगा। आज यहाँ पर बहुत सारे मामले थे, वो भी आपको डिटेलिंग दे देंगे, परंतु यहाँ पर आज जो एक विशेष मामला संज्ञान में लिया गया आप सभी पत्रकार साथियों के इनिशिएट पर, तो वो स्वतः संज्ञान में लिया गया है। जो यहाँ इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो एक व्यापक ठगी हुई है, जिसमें कई बैंक राष्ट्रीयकृत और कई माइक्रो फाइनेंस बैंक सम्मिलित हैं। फ्लोरा मैक्स कंपनी के द्वारा महिलाओं को प्रलोभन दिया गया, उनको छोटे छोटे राशि पैसे कमाने का और फिर उनसे उनके नाम पर लोन निकाला और वो 100-125 करोड़ रुपए किसने गबन किए वो किसी को अभी तक पता नहीं चला है। और इस पूरे मामले में जिन महिलाओं को एजेंट बनाया गया था उन सब के ऊपर में बैंक वाले रिकवरी की कार्रवाई कर रहे हैं और उनको अभियुक्त बनाने की तैयारी में है। ये सब मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को हमने आज स्वतः संज्ञान में लिया और इस मामले में हमने एक टीम का गठन किया है। जो हमारी नई सदस्य हैं सरला कोसरिया जी, जो बिलासपुर प्रभारी हैं, और रायपुर प्रभारी हमारी लक्ष्मी वर्मा जी, इन दोनों की संयुक्त टीम बना दी है, जो यहाँ पर कैंप लगा करके जो शिकायत पीड़ित महिलाएं हैं और जो भी पीड़ित सदस्य हैं उनका आवेदन लेंगी। इसके लिए आज हमने स्वतः संज्ञान के ऑर्डर शीट की पूरी कॉपी कलेक्टर महोदय को दिया है। उन्होंने हमें बताया कि पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। हमने उनसे कहा कि केवल एक मामला दर्ज करने से नहीं होगा, जितनी पीड़ित महिलाएं हैं उन सब की तरफ से मामला दर्ज करने की आवश्यकता है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इकट्ठा सारी महिलाओं की भीड़ ना आए, इसका इंतज़ाम करने के लिए वो शासन से अनुमति लेने के बाद में हमको सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लगातार सजग अभियान चलते रहती मैडम, फिर भी महिलाएं हो या कई ऐसे पुरुष भी हैं जो ठगी का शिकार होते हैं, क्या अभियानों का असर नहीं होता? देखिए, अभियानों का असर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने पर होता है। कहीं ना कहीं अपनी गरीबी की वजह से और अपने आर्थिक परिस्थिति की वजह से ऐसे ठगों के झांसे में आ जाते हैं। आप तो पढ़े लिखे, अनपढ़ की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे IAS अधिकारी भी ठगों के जाल में फंसते हैं। वो करोड़ों से उतरते हैं, गरीब महिलाएं कम से उतरती हैं। तो ये लोगों के लालच का हम कोई वो नहीं कर सकते कि कौन फंसेगा या ना फंसेगा। देखिए, हमने जब बात किया है तो उसके लिए उनको व्यापक व्यवस्था करनी होगी, तो हम एक पत्र उनको और भेज देंगे और उनसे लगातार टच में रहेंगे। तो लगेगा तो यहीं या तो कलेक्ट्रेट कैंपस में या जिला पंचायत का जहाँ पर भी व्यवस्था होगी, या सर्किट हाउस में बैठ करके क्रमबद्ध तरीके से जिलावार मतलब तहसीलवार या जैसा भी तय करें, उसके लिए व्यवस्था हम करेंगे और उनका सहयोग के बिना तो संभव नहीं है। हमारे साथ में हमारी नई टीम आई है, तो मैं पहले आप लोगों का उनसे परिचय करा दूं। हमारी सम्मानित सदस्य सरला कोसरिया जी सरायपाली से हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद रही हैं और अभी ये पूरा बिलासपुर संभाग के आप प्रभारी हैं महिला आयोग के। अब बिलासपुर संभाग में रायगढ़ में जब भी होगा तो उनका रेगुलर आना होगा और आप लोगों से रेगुलर मिलना होगा। और आप लक्ष्मी वर्मा जी हैं, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर रही हैं और अभी बलौदा बाजार से हैं और ये रायपुर संभाग के प्रभारी हैं। अभी हमारे 5 नए सदस्य बने हैं। जशपुर से क्षेत्र से प्रियंवदा सिंह जूदेव जी जो सरगुजा की प्रभारी हैं और 2 सदस्य बस्तर से मिले हैं, तो एक को बस्तर एक को दुर्ग का प्रभार दिया गया है। तो आज यहाँ पर हमारी कोरबा जिले में लगातार 9वीं जनसुनवाई है और टोटल इन ऑल छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की 291 नंबर की जनसुनवाई हुई है। आज लगभग 24 मामले लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे और आज 2 मामले में हमने सुलह कराई है। एक में दादी दादा 4 वर्ष के पोते से मिल सकेंगे, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और बहू ने पुनर्विवाह कर लिया है। एग्रीमेंट हुआ था कि पोते से मिलने देंगे, पर कुछ बाधा आ रही थी और आज समझाइश के बाद उन लोग राजी हो गए हैं कि हर शनिवार इतवार को बच्चा दादा दादी के पास रहेगा
और उनकी फ़ोटो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम यहाँ पर। और एक और मामले में इसी तरीके से परिवार के बीच सुलह हुई है, वो भी आपको फ़ोटो हम प्रोवाइड करा देंगे। एक मामला यहाँ पर आया था जिसमें बीआरसी के पद पर था व्यक्ति और महिला ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट आंतरिक परिवार समिति के लिए दिया था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने 2 साल में अभी तक आंतरिक परिवार समिति का गठन भी नहीं हुआ और काम भी पूरा नहीं हुआ। इस बीच वो बीआरसी से जिसको हटाया गया था स्थानांतरण, तो उसने कोर्ट से स्थगन लिया था, तो स्टेटस को मिला था उसे, तो जिस जगह स्थानांतरित कर दिया था उसके केस में आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आंतरिक परिवार समिति के लिए जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है, उसमें हमने आवेदिका को एक अधिकार दिया है कि वो हमारे ऑर्डर शीट को लेकर के उच्च न्यायालय में, चूँकि उसका केस चल रहा है, तो वो वहाँ पर इस ऑर्डर शीट को पेश कर सकती है कि उसके आंतरिक परिवार समिति वाले मामले पे अब तक निराकरण नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि उस हाई कोर्ट के केस में उसे उसका फ़ायदा मिल जाएगा। क्या वो बीआरसी जो है वो अभी स्थगन आदेश लेके जॉब में पुनः आ चुका है कि स्थगन नहीं है उसका, वो जिस जगह पर उसकी ट्रांसफ़र किया गया था उससे दूसरी जगह उसको पदस्थ कर दिए हैं। स्टेटस को है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुका था तो स्टे नहीं मिलता, उसमें स्टेटस को है कि उसके प्रकरण के निराकरण तक उसे हटाया ना जाए। और एक मामला था जिसमें आवेदिका के पति की मृत्यु होने के बाद 3 या 4 महीने के अंदर उसके पति ने जहर खा के सुसाइड कर लिया था। शायद सिविल कोर्ट में रीडर या कुछ था, बाबू था। तो उसकी डेथ के बाद में उसकी पत्नी के ऊपर उन लोगों ने 306 का मामला दर्ज करा दिया था। वो जब अपना शादी का सब सामान और वहाँ से लेने गई थी तो उसको भगा दिया उन लोगों ने और उसको सामान ले जाने नहीं दिया है। ससुराल पक्ष में। हाँ, तो आज हमने कहा कि ठीक है, आपने यदि उसके ऊपर कार्रवाई की है, ये निराकरण का विषय है कि क्या उसकी पत्नी की प्रताड़ना से उसने जहर खाया या नहीं खाया, ये बात का मैटर है। लेकिन मामला क्या है? शायद ये रामपुर चौकी किस में आता है? स्टेट के यहाँ बाबू थे। हाँ, बाबू पाली में शादी किए थे। अब वो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। वो लेडी जो है वो भी कहीं जॉब करती है, ठीक है, वही थोड़ी सी हेल्दी सी है, टीचर। तो हमने उसमें कहा है कि 498A का प्रकरण वो पंजीबद्ध करा सकती है और सर्टिफाइड कॉपी हमने यहाँ पे दी है। एसपी साहब को एप्लीकेशन करें, क्योंकि उसकी शादी में जो दिया गया सामान है वो सामान उसके ससुराल वाले यदि छीन कर रख रहे हैं तो वो गलत है। और हकीकत में हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें यदि बेटे की मृत्यु हो गई तो बहू को बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का चलन बन रहा है। इवन बच्चों को भी ध्यान नहीं देते, संपत्ति में हिस्सा मांग लेगी इसलिए उसको किसी भी तरीके से हटा देने का चलन चल रहा है। इसलिए ऐसे मामलों में हमारी कोशिश होती है कि उसको अपने ससुराली संपत्ति में हिस्सा तो मिले। तो 498A दर्ज कराने के लिए जितने लोगों के खिलाफ यहाँ केस था वो हमने अनुशंसा किया है और यहाँ का केस नस्तीबद्ध किया है, क्योंकि ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है। एक और था जिसमें कि लगभग 4.5 लाख रुपए आवेदिका के पति ने किसी से लोन लिया था, उसकी एवज में उसका पूरा 15 लाख का मकान हड़प लिया। और ये कहना है कि वो पैसा भी वापस कर चुका है। तो अब इस मामले में एसपी कोरबा को हमने चिट्ठी भेज करके हम उनसे प्रतिवेदन मंगाएंगे कि वास्तव में क्या कार्रवाई किया है। और थाना दीपका के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारी शिकायत नहीं दर्ज किया है। तो जैसे हमको एसपी से रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। अभी वन विभाग की ज़मीन के विवाद को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने थे और बेजा कब्जा की शिकायत पर आप उल्टा आवेदिका के ऊपर ही मामला दर्ज किया है, तो वो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उसको नस्तीबद्ध किया गया है। एक हॉस्पिटल के खिलाफ यहाँ पर शिकायत किया था 81 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु होने पर, और आवेदिका नहीं आई थी। जो मृतक सास के लिए बहू ने आवेदन लगाया था, उसने अपनी पेशी बढ़ाने का आवेदन दिया था और 5 डॉक्टर नर्स सारी ओपीडी बंद करके आए थे।
तो उनको हमने इस मामले को सुनवाई के लिए रायपुर में रखा है और उनको हमने मोहलत दिया है कि केवल एक व्यक्ति आए ताकि यहाँ पेशेंट्स को नुकसान ना हो और उस मामले की सुनवाई भी पूरी हो सके। आज हमारे पास 2-3 मामले ऐसे थे जो राजस्व संपत्ति विवाद के संबंध में थे, तो कुछ मामले राजस्व न्यायालयों में चल रहे हैं, तो इसलिए उनको नस्तीबद्ध किया और एक मामले में भी आपके सामने किया जिसमें कलेक्टर को हम चिट्ठी भेजेंगे। और जो एक मामला आपके सामने बना, पूरा ड्रामा हुआ, वो तो आप लोगों ने देखा है कि 2 बच्चे हैं और महिला अवैध संबंध में रहना स्वीकार कर रही है। ये स्थिति काफ़ी शर्मनाक स्थिति है और बढ़ती एज में रहने वाली एकल महिलाओं के द्वारा इस तरह की घटनाएं काफ़ी देखने में आ रही हैं और जब उनको टोका जाए तो वो उसको अपना अधिकार मान लेती हैं। एक तरीके से ये लिव इन रिलेशनशिप ही है और फिर उसको बाद में शारीरिक शोषण का जो नाम दे करके 376 की रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराते हैं, पर हकीकत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारी चीज़ों पर मना कर दिया है, क्योंकि 16 साल से आप अधिक हैं और सहमति से आप संबंध बना रहे हैं तो बाद में आप ये कहेंगे कि साहब शादी का झांसा देकर शोषण किया। ये प्रैक्टिकल नहीं है और इतनी मैच्योर लेडीज़ को इस तरीके की यदि आप बात करते हैं तो आप केवल महिला होने के आधार पर सिंपैथी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप यदि एक महिला है तो जिसका घर आपने तोड़ा है वो तो महिला भी है और उसके बच्चे भी हैं, उनका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, इसलिए उनका गुस्सा भी दिखना स्वाभाविक है, जो आप सबने अपने सामने देखा है। तो अब ऐसी चीज़ों को तो हम लोग बढ़ावा नहीं देते, हम कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, पर चूँकि इनके बीच में ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए उसको भी हमने कार्रवाई करने की जो समझाइश दिया है उसको नस्तीबद्ध किया है। और कई मामले ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है और दूसरा विवाह भी कर लिया है और उसके बाद सास ससुर भी उसको बहू को घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे मामलों में सास ससुर और उनको लेकर के प्रताड़ना के मामला दर्ज कराने की समझाइश हमने दिया है और सखी सेंटर से हम उनको निःशुल्क वकील दिला करके। जनरली दूसरे विवाह के मामले में महिलाओं को एक भ्रांति है कि पुलिस FIR लिखे, पर उसमें पुलिस को FIR लिखने की पात्रता नहीं दी है कानून ने। वो केवल आपका इंटीमेशन दर्ज करेंगे और आपको न्यायालय जाने की सलाह दे देते हैं। इसलिए इनको हमको डिटेल से डिस्क्राइब करना पड़ता है कि दूसरा विवाह के मामले में आप अपने सबूतों के साथ क्रिमिनल कंप्लेंट केस कोर्ट में पेश करें और वहाँ पर गवाही और साक्ष्य साबित करें तो वो FIR के इक्विवेलेंट हो जाता है और ऑनरेबल कोर्ट में होने से उसमें कार्रवाई जल्दी होती है। और जनरली जब ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में है तो उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है। अभी हमने रायपुर में तो एक मेरे ख्याल से बिलासपुर का जेल प्रहरी वाले का था, उसने एडमिट किया है, हम उसमें चिट्ठी भेज रहे हैं और अभी हम अब डाटा में अलग से बनवाऊंगी तो पता चलेगा कि हमारी चिट्ठियों पे बहुत जनों की नौकरी भी बंद हो गई है, कई लोगों की पेंशन भी बंद हो गई है जो गलत तरीके से करते हैं। तो हम आयोग की तरफ से अपनी अनुशंसा उसमें भेजते हैं। अभी जो आपने आखिरी में देखा बुजुर्ग महिला की संपत्ति पर सरदार व्यक्ति के द्वारा कब्जा करने का, तो अब इसमें भी हम कलेक्टर कोरबा को चिट्ठी भेजेंगे कि प्रॉपर SDM रहें, 2 RI रहें, तहसीलदार रहें और पटवारी वगैरह के साथ में प्रॉपर सीमांकन सारी चीज़ों का हो और उसके बाद उसकी जांच हो। तो ये आपके सामने है। 1-2 घटनाएं में भी देखा गया है कि जहाँ पर पत्नी धर्म परिवर्तन कर लेती है, अभी जो तलाश क्रिश्चियन बन जाती है, वहाँ पर उसके ससुराल एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ पर पति से झगड़ा होता है, फिर अलग रहना प्रारंभ कर देती है। इससे भी ऐसा केस आता है, एक केस आया ही था हम लोग के सामने अभी और 2 दिन में और आया हर जिला में केस आ रहा है। रायगढ़ में भी आ रहे हैं इस तरह केस, वहाँ इसमें भी जन जागरूकता की आवश्यकता है और आप सभी बंधुओं से ही निवेदन करना चाहूँगी कि इसमें भी जन जागरूकता हो, धन परिवर्तन ना हो। जिस इसमें लाभ क्या बोलते हैं मैडम, अगर पति शादी के बाद अचानक धर्म परिवर्तन कर ले या पत्नी धर्म परिवर्तन कर ले तो लाभ के हिसाब से दोनों पति पत्नी है, लेकिन अब दूसरा जो है उस धर्म को अपनाने नहीं जाता, तो ऐसी स्थिति में ये इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, केस टू केस वेरी करता है और कोर्ट में जब जाता है तो कई जगह उसे क्रूएल्टी भी माना गया है। क्रूरता को प्रेशराइज करती है यदि पत्नी करती है या पति करता है तो वो पत्नी को करता है कि तुम पूजा पाठ ना करो।
तो दोनों तरह की स्थिति है, हर पर्सन के ऊपर में डिपेंड करता है कैसे ट्रीट करता है। तो ये स्पेसिफिक हम लोग नहीं बता सकते कि क्या प्रावधान है। जी मैडम यहाँ मामला रजिस्टर्ड है, अभी हुआ है क्या रजिस्टर्ड? हाँ, वो जेल चला गया आरोपी, 10 महिलाएं भी जेल चली 10 गई। महिलाएं लीडर नंबर मेरे को जो बताया उन महिलाओं ने, उन्होंने कहा कि हमको इन्होंने एजेंट बनाया। जिन महिलाओं ने कहा हमें एजेंट बनाया, हम लोगों से पैसा वसूल करते थे और उनको देते थे। तो एटलीस्ट मेरे पास नाम और डिटेल्स तो होनी चाहिए। एक्शन यदि मान लीजिए मैं वेग एक्शन कर दूंगी तो वो उन लोगों को बचने का आधार मिल जाएगा। तो मैं ऐसा मौका किसी को नहीं देती। यदि आप लोगों के पास में फैक्ट्स हैं पूरे, आप मुझे अभी दे दीजिए। आप मुझे अभी दे दीजिए नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इतना तो मुझे चाहिए। क्योंकि हमारे पास यदि उसने लिख दिया फलाना नाम और सरनेम और गांव लिख दिया, मतलब तहसील, ब्लॉक जो भी लिख दिया, तो उससे वो आदमी ट्रेस नहीं होगा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कौन है, मैनेजर कौन है, क्या है, एटलीस्ट मुझे ये तो चाहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं देंगे तो हम तो इसमें पूरे शासन स्तर पर कार्रवाई करने के लिए कर सकते हैं कि ऐसे सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो ऐसी गरीब महिलाओं को टॉर्चर कर रहे हैं और उनको आधार बना करके साठ-गांठ कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक बैंक का केस है, आपको बता दूं, जिसमें बैंक मैनेजर ने बुआ और भतीजे का जॉइंट प्रॉपर्टी था और भतीजे ने बुआ के नाम से जॉइंट लोन अप्लाई किया 10 लाख का, 9,90,000 का। और ये कांकेर का केस है, अभी लगा था हमारे पास। और उस लड़के ने क्या किया, अपनी बुआ से तो बोल नहीं सका, बैंक में खड़ी एक महिला की फोटो लगाया, नाम उसकी बुआ का, और उसने हमारे आयोग में स्वीकार भी किया कि मेरी बुआ बैंक नहीं गई थी, ये फलाना महिला को मैंने, मतलब उस महिला मिली थी, मैंने उसका फोटो मांगा, दस्तखत करा दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर मिला था। अब उसकी पूरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। तो हमने उस तत्कालीन बैंक मैनेजर को बुलाया तो एक पेशी में आया, और अभी का वर्तमान बैंक मैनेजर, अभी उसकी शिकायत हम उनके रीजनल मैनेजर के पास किए हैं। तो वो जो बैंक मैनेजर अभी उस समय जिसने वो लोन सैंक्शन किया था, उसकी शायद नौकरी समाप्त हो जाएगी हमारे एक्शन से। और उसका जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो भी हम रिलीज करा के दे रहे हैं। उन्होंने 2 महीने टाइम मांगा कि मैडम वो मॉर्गेज फ्री करके उस लेडी को दे देंगे, हमारा लोन वसूल हो या ना हो, नहीं तो वो 9-10 लाख के लोन में फंसी है। और उसका भतीजा हमारे पास कबूल कर चुका, हमारे ऑर्डर शीट में है। बैंक मैनेजर भी अपनी गलती माना कि उसने पूरा चेक नहीं किया कि यही महिला है, नहीं तो आप लोन में क्या कोई भी बिना अप्रूवल के आप कर लेते हो क्या भाई? आधार कार्ड को आप मिलान करोगे, सारी चीज करोगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लिटरली दिख रहा है कि वो कोई दूसरी महिला है, उसने एडमिट भी किया है। तो ये जो लीपापोती करते हैं ये बैंक वाले, वो तो अच्छा नामी रिनाउंड बैंक है, ये तो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं ना। अभी मैं बैंक का नाम नहीं ले रही थी, इस मामले में तो इसीलिए मैं आपसे जो कह रही हूँ कि मुझे उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कौन है उनका भी नाम नहीं दिया उन महिलाओं तो ने। राष्ट्रीयकृत बैंक भी है मैडम, राष्ट्रीयकृत जो बैंक भी है, है, मुझे एक्चुअली आप लोगों से जो सपोर्ट में मांग रही हूँ, आपके कहने पर हम एक्शन लेंगे। आप बोलेंगे तो ये मैडम तो अब यहाँ प्रभारी बन गई हैं, इनको हम यहाँ पे भेज देंगे, 2 दिन 3 दिन यहाँ बैठ करके सभी महिलाओं का बयान ले लेंगी, हम कार्रवाई करवाएंगे। एटलीस्ट आप में से 2-3 लोग हमें हेल्प तो कर दो उन महिलाओं की तरफ से। मैडम मैं ये बोल रही थी, हाँ। पिछले अगर आप पेपर पढ़ती न्यूज़पेपर तो पिछले 1 महीनों से सारी डिटेल छप रही है। मैडम यहाँ की न्यूज रायपुर में नहीं छपती है, रायपुर से भी छप रही है मैडम। नहीं आ रही मैडम, नहीं आ रही एक्चुअल है। में क्या है, न्यूज़ चैनल इस में यदि आता तो हम लोग तो जो भी हमारे पास, जैसे आप में से यदि कोई हमें भेज देता ना तो हम उस पर भी करते, पर उसमें क्या होता है हम डीपीओ को भेजेंगे तो तब भी हमको डिटेल की जरूरत पड़ेगी। सीएम हाउस का घेराव भी की है महिला। एक्चुअल में क्या है, अगर महिला आयोग इस पर संज्ञान लेती है स्वतः, मेरा पूछने का मेरा प्रश्न सुन हाँ, लीजिएगा। बोलिए। अगर आप स्वतः संज्ञान लेती तो अधिकांश महिलाओं को उस स्थिति में जाने से आप बचा सकती हैं, क्योंकि जो आज एक महिला गई है और ये कलेक्टर और एसपी साहब आपको प्रतिवेदन दे सकते हैं, आप अगर मांगती हैं तो। नहीं, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ कि हम लेंगे, मैं कमिट कर रही हूँ आपके सामने कि हम लेंगे। आपसे सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है
कि अभी आप ऐसा करिए, सरला जी का नंबर रख लीजिए, आप हमारे आयोग का नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप हमें उतने लोगों का जो बैंक इसमें इन्वॉल्व है और जो लोग इन्वॉल्व हैं, यदि आपके पास डिटेल्स है तो आप हमें दे दीजिए। हम एक डिटेल चिट्ठी बना करके कलेक्टर और एसपी को कर देंगे और ये मैडम यहाँ पर रेगुलर बोलेंगे तो 2-4 दिन का हम इनका कैंप डिसाइड कर देंगे यहाँ पे, ताकि सभी महिलाओं को आप यहाँ पर इकट्ठा करवा दें और उनका बयान यहाँ दर्ज करा दें। एग्री?